हाय डियर स्टूडेंट, रिवीजन की इस सीरीज़ में आज का जो अपना टॉपिक होगा फर्मेंटेशन। क्योंकि इसके पहले मैंने आपसे ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। ग्लाइकोलिसिस में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बने थे। अब ये जो पायरुविक एसिड है, अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो 36 या 38 एटीपी मिलती है, ठीक है ना। वो एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। लेकिन अगर यही पायरुविक एसिड जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, ठीक है ना, या लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे अगर ये ईस्ट सेल के अंदर चला जाए, पायरुविक एसिड जो बनी थी ग्लाइकोलिसिस से, अगर वो ईस्ट सेल में जाए और वहाँ पे ऑक्सीजन जो है एब्सेंस हो, तो इस केस में क्या बनेगा, आपको एल्कोहल देखने को मिलता है ना। जबकि ईस्ट जानते हैं कि यूनिसेलुलर होती है और यूकैरियोटिक होती है, ये तो आप पढ़े ही हो। वहीं पे अगर ये मसल सेल के अंदर जाए और लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो तो लैक्टिक एसिड बनती है। या फिर एक माइक्रोव जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये भी कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। तो इससे भी आप पढ़े ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर के अंदर कि लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड बनती है, एस्परजिलस नाइगर। लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोसेस होती है ना, उसी को हम लोग फर्मेंटेशन कह देते हैं। डेफिनेशन देखिए, ये भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है ग्लूकोज का। फर्मेंटेशन के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, और ये कैसे हो पाएगी, इज अचीव अंडर द एनारोबिक कंडीशन, है ना। और आपको ये बात तो पता ही है ना कि ग्लाइकोलिसिस से हमको 2 एटीपी मिल चुकी थी और जो है 2 NADH2। तो अब मान के चलते हैं कि वो जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड अपने पास आई थी, पायरुविक एसिड का केमिकल का फार्मूला सबको आना चाहिए। 3 कार्बन इसके पास होते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ से कौन सा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इधर कौन सा, एक मेथिल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें आप 3 कार्बन देख सकते हो, 1 2 3। और इस बार ये जो सेल मैंने इस्तेमाल किया है, ये एक ईस्ट सेल है। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर दिया है। और इस ईस्ट सेल में ये जो पायरुविक एसिड आई है, इसे आप जानते हैं कि ईस्ट से बनता क्या, पहले आप ये याद रखना क्या बनता है, ये एल्कोहल बनता है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। आप बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़े होंगे कि लिविंग बीइंग के अंदर जितनी भी रिएक्शन चलती है विदाउट एंजाइम पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी एक एंजाइम लगाते हैं, उसका नाम क्या है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। याद कैसे करना है, डिहाइड्रोजिनेज का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना है। और अभी आप यहाँ पे देखना कि ये जो NADH है, ये कहाँ मिला था, पायरुविक एसिड के अंदर मिला था ना। इस NADH से देखो NAD+ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, NADH से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ये निकल रहा है ना, यानी यहाँ से हाइड्रोजन ख़त्म हो गया। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन, NADH में हाइड्रोजन था और यहाँ पे NAD+ मिला, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन था ये कहीं ना कहीं इसमें गया, इन्वॉल्व हुआ। अगर ये इन्वॉल्व हो रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोसेस रिडक्शन कहलाती है। तो ये जो एल्कोहल बनता है किससे बनता है, ये रिडक्शन से बना हुआ है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, ये भी अपने को पता है, किसने किया, NADH+H+ से ये चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो NAD+ है, इसने क्या किया, H+, बात को समझिए। जैसे यहाँ पे, एक मिनट मैं समझा रहा हूँ आपको, देखिए मेरे पास ग्लाइकोलिसिस से NADH आया था ना, ये NADH क्या कर रहा है, अपना H, ये क्या हो रहा है, अपना H जो है इस पायरुविक एसिड में ऐड कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है, ठीक है ना। और खुद क्या हो रहा है, ये अगर इसने अपना हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये खुद क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, खुद क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज। और इसमें H जोड़ रहा है तो सामने वाले क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो जो रिड्यूस करेगा वो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर सी बात है। तो अब देखना, यहाँ पे हमने कोई ATP नहीं इस्तेमाल की है, इसलिए अब ग्लाइकोलिसिस से अपने पास कितना NADH2 आया था, 2 NADH2 आया था। अब यह बोलोगे सर यहाँ पे तो हम 1 NADH2 ही लगा रहे हैं, एक बचना चाहिए, यहाँ पे नेट ATP अपने 2 ही लिखा हुआ है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल में आप 1 NADH2 लगा रहे हो। अगर 2 की बात करोगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताइए NADH2 ख़त्म हो जाएगा, तो नेट ATP कितनी मिलेगी आपको, 2 ही मिलेगी। ये तो ईस्ट सेल के लिए है। वहीं पे अगर हम मसल सेल के अंदर जाएं, है ना, जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है, तो 2 पायरुविक एसिड, इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है अपने आप को। पायरुविक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल बनने से पहले एक पे काम करता हूँ मैं, ये स्ट्रक्चर किसका ही है,
ये पायरुविक एसिड का है, पीए का है। अब जानते हैं कि मसल सेल के अंदर क्या बनती है, लैक्टिक एसिड बनती है। ये है स्ट्रक्चर किसका, लैक्टिक एसिड का। क्लियर है ये। अब लैक्टिक एसिड को बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम क्या, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है ना। फिर से यहाँ पे NADH या NADH2 जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, NAD प्लस में, है ना। इसका मतलब इसने H प्लस इसको दे दिया, ये किसकी तरह फिर से काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये भी किससे बना हुआ है, ये जो लैक्टिक एसिड है किससे बनी है, ये रिडक्शन से बनी हुई है। ये बातें समझ में आ रही है। इसमें देखिए CO2 नहीं पैदा होगी, क्योंकि लैक्टिक एसिड के पास खुद कितना कार्बन होता है, 3, 1 2 और 3। वहाँ पे अगर आप देखोगे इस सेल वाले के अंदर जो एल्कोहल होता है ना, इधर देखिए, इसको फार्मूला जानते हैं ना, एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। अगर फार्मूला C2H5OH है और पायरुविक एसिड के पास जो है 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन सिर्फ वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 कार्बन निकला होगा CO2 के फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें आपको CO2 इवॉल्व होगी, CO2 दिखेगी, और इसमें CO2 नहीं मिलेगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मैं आगे बात करता हूँ। देखिए अब क्या है कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ना, और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दोनों में क्या होती है, एनर्जी तो ज़्यादा मिलती नहीं है। एनर्जी क्या है, बहुत एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है ना। लेस देन एनसीईआरटी में मिशन क्या हुआ, 7%। अब देखिए वो 7% कहाँ से आती है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में अगर देखो कि फर्मेंटेशन में किसी एक को उठाओ, या मसल सेल के अंदर देखो, या ईस्ट के अंदर देखिए, तो नेट ATP अपने पास कितनी रह जाती है, 2। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 2 लिख दिया ऊपर। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है 38 ATP कंप्लीट ऑक्सीडेशन की ग्लूकोज से मिलेगी, तो उसकी क्या हमने 2 मिली है, लेकिन मिलनी कितनी चाहिए थी, 38 × 100 कितना आ गया, 5.26 आ गया। क्लियर है ये। और कहते हैं कि दोनों प्रोसेस है ना, चाहे आप लैक्टिक एसिड बनाओ या फिर ईस्ट सेल के अंदर एल्कोहल बनाओ, ये दोनों प्रोसेस हजार्डस होती है, मतलब डेंजरस है। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि अगर एल्कोहल यहाँ पे जो बन रहा है ना, इसका कंसंट्रेशन 13% से अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें ईस्ट की खुद डेथ हो जाएगी। लिखा ना, ये ईस्ट की खुद डेथ हो जाती है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीच अबाउट 13%। अब सवाल इस बात का है कि जो नेचुरली फर्मेंटेड एल्कोहल होंगे, यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस से ईस्ट के द्वारा बनाई जाती है, इसमें एल्कोहलिक कंसंट्रेशन जो है 13% ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर आपने पढ़ा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर के अंदर कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बेवरेजेस के बारे में वहाँ पे आपने पढ़ा था। उस बेवरेजेस में से हमने आपको बताया था कि ये 2 तरीके से बनाई जाती हैं। एक जो बनती हैं विदाउट डिस्टिलेशन से बनती हैं, है ना, और दूसरी कौन सी बनती है, डिस्टिलेशन से। तो जो डिस्टिलेशन वाली प्रोसेस बनती है ना, इसमें एल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता है, और ये लेबोरेटरी मेथड आ गई, ये नेचुरली नहीं होगी, लेबोरेटरी मेथड होती है। और जो विदाउट वाली बनती है वो आप जानते हो कौन कौन सी होती है ना। उसमें कौन कौन आती है, एक तो बियर आती है, और कौन सी आ जाती है, ये वाइन आ जाती है। बाकी जो डिस्टिलेशन से बनती है, इनका एल्कोहलिक कंसंट्रेशन आपको 70 या 80% तक भी देखने को मिल सकता है। और डिस्टिलेशन में कौन कौन सी आती है, विस्की आपने पढ़ा था, है ना, विस्की है, ब्रांडी है, और कौन सी हो गई, रम हो गई, वोडका हो गया, है। ये सब किससे बनती है, डिस्टिलेशन से। तो डिस्टिलेशन में एल्कोहलिक परसेंटेज ज़्यादा होता है, वहीं पे जो विदाउट डिस्टिलेशन से बनाई जाती है, इसमें एल्कोहल का परसेंटेज कम होता है। जो नेचुरली बनाए जाएंगे, यहाँ पे देखो मैंने लिखा नेचुरली फर्मेंटेड एल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% ज़्यादा नहीं। जो मैन मेड एल्कोहल होते हैं, इसमें परसेंटेज जो 13 से ज़्यादा हो सकता है, जो किससे बनती है, डिस्टिलेशन से बनती है। अब डिस्टिलेशन वाली आप जानते हो कौन कौन सी, भी मैंने बताया, विस्की है, और कौन सी है, ब्रांडी, और कौन सा, रम। क्लियर है। तो ये फर्मेंटेशन आपका कंप्लीट हो गया।